दादी सास और अत्याचारी बहू। एक समय की बात है, मुंबई नाम के एक शहर में अरुण अपनी माँ वैशाली और अपनी दादी महिमा के साथ रहता था। घर में अरुण की शादी की तैयारियां चल रही थी और उसकी दादी महिमा बिना 2 मिनट बैठे बस काम ही कर रही थी, जिस पर अरुण अपनी दादी के लिए एक प्लेट में खाना लेकर उनके पास जाता है और कहता है, दादी अब बस भी करो, कितना काम करोगी। सबसे पहले खाना खाओ। आओ जल्दी इधर आओ। मेरे पोते की शादी है, ऐसे आराम से कैसे बैठ सकती हूँ। चल मुझे काम करने दे। अच्छा ठीक है बाबा, कर लेना काम, लेकिन उससे पहले खाना खाओ, फिर जो करना है वो कर लेना। ऐसा कहकर अरुण अपनी दादी महिमा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। अरुण की माँ वैशाली को महिमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे महिमा बस अपने ऊपर एक बोझ ही लगती थी। फिर कुछ रस्मों के बाद शादी का समय भी आ जाता है और अरुण की शादी दीप्ति नाम की एक लड़की से हो जाती है। दीप्ति और अरुण दरवाजे पर खड़े होते हैं और वैशाली हाथों में थाली लिए आ जाती है। वैशाली उनकी आरती उतारने ही वाली होती है कि तभी अरुण बोल पड़ता है, माँ अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या दादी आरती कर सकती है। वैसे भी जब आप इस घर में आई थी तब दादी ने ही तो आरती की थी ना। हाँ मुझे क्या दिक्कत होगी। लो माँ जी, कर लो आप ही आरती अपने पोते और पोते की बहू की। फिर महिमा अपने मूढ़े हाथों से धीरे धीरे आरती करने लगती है। घूंघट में खड़ी दीप्ति मन ही मन कहती है, अगर ये बुढ़िया इसी स्पीड में आरती उतारती रही तो अगले जन्म तक ये मैं इस घर में आ पाऊंगी। फिर दीप्ति का गृह प्रवेश होता है। घर में चारों तरफ खुशियां होती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है। वैशाली की ही तरह दीप्ति को भी महिमा बिल्कुल पसंद नहीं थी। घर में केवल महिमा को प्यार करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला अरुण ही था। फिर एक दिन सब खाना खा रहे होते हैं और फिर अरुण कहता है, अच्छा सुनो, अब सब मुझे बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ खास करके मेरी क्यूट सी दादी माँ का। अगली सुबह अरुण काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और अरुण के जाते ही दीप्ति अपने असली रूप में आ जाती है और सुबह सुबह एक गिलास में बहुत ही ठंडा पानी लेकर अपनी दादी के चेहरे पर डाल देती है। महिमा हड़बड़ाकर उठती है, अरे ओ बुढ़िया, सुबह के 10 बजे तक सोने का इरादा है? तूने अपने पोते के राज में बहुत आराम कर लिया, अब जरा हाथ पैर भी चला ले। बहू ये क्या हरकत है, ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं उठाता, और ये कौन सा तरीका है बात करने का। अभी तो सिर्फ ठंडा पानी डालकर उठाया है, अगर ज्यादा बकवास की तो गर्म खोलता हुआ पानी डालकर उठाऊंगी। और रही बात करने की, तो मुझे पता है कि किससे कैसे बात करनी है, समझी तू। अब जा रसोई में और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय की प्याली बना कर ला, और उसके बाद रसोई का सारा काम निपटा देना। ऐसा कहकर दीप्ति महिमा को डरा धमकाकर रसोई में भेज देती है और उससे सारा काम करवाने लगती है। यहाँ दीप्ति ऑर्डर देती और वहाँ महिमा उसका काम करती। फिर दिन में जब महिमा झाड़ू लगा रही होती है और दीप्ति आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी वहाँ पर दीप्ति की सास वैशाली आ जाती है और ये सब देख लेती है। अच्छा बहू, तो ये है तेरे असली रंग, तू अपनी दादी सास से घर का काम करवा रही है। अगर तुझे ये लग रहा है ना कि ये तेरी सारी हरकतें मैं अरुण को नहीं बताऊंगी, तो तुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसा कहकर वैशाली मुस्कुराने लगती है, मतलब आप भी मेरी जैसी ही है? हाँ, मुझे भी ये बुढ़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा फिर तो देखते जाइए, अब हम दोनों यहाँ इस घर में आराम करेंगे और ये बुढ़िया पूरे घर का काम करेगी। बेचारी महिमा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बेटे की बहू तो ऐसी ही निकली और अब पोते की बहू भी 4 चंदा ऊपर निकली। बेचारी महिमा आंखों में आंसू लिए पूरे दिन घर का काम करती और अपने पोते को याद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन महिमा अपने पोते को याद करके बर्तन धो रही होती है, तभी एक नुकीली कटोरी से उनका हाथ कट जाता है। वहीं पर दीप्ति भी खड़ी होती है।
हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ मेरी परवाह करने वाला है कौन? ऐसा सोचकर महिमा फिर से बर्तन धोना शुरू कर देती है, लेकिन साबुन उसके हाथों पर बहुत ही ज्यादा जोर से जल रहा होता है, जिस वजह से वो दीप्ति से कहती है, बहू, ये बर्तन अब मुझसे नहीं धुलेंगे। मेरा हाथ कट गया और इसमें साबुन बड़े जोर से जल रहा है। जरा सा हाथ क्या कट गया तो इतना उछल रही है? मरी नहीं है तू, जिंदा है, समझी? बेचारी महिमा रोते हुए सारा काम करने लगती है और उसे काम करने के बावजूद भी खाना रूखा सूखा ही मिलता था। फिर एक दिन जब महिमा रसोई में काम कर रही होती है तो दीप्ति वहाँ खड़े होकर उसे देख रही होती है। तभी दीप्ति के फोन पर अरुण का कॉल आता है। हेलो जानू, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा दीप्ति, बहुत दिन हो गए, दादी से बात नहीं की, जरा दादी को फोन दो। इसके बाद दीप्ति फोन को म्यूट पर करके महिमा से कहती है, देख तेरे पोते का कॉल है, मैं तुझे फोन तो दे रही हूँ, लेकिन अगर कुछ भी फालतू बकवास की तो फिर देख लेना। इसके बाद दीप्ति महिमा को कॉल दे देती है। कैसी हो दादी माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर भी सब बढ़िया है। ये बता तो कब आ रहा है बेटा? बस कल ही आ रहा हूँ। इसके बाद वो दिन ऐसे ही बीत जाता है और अगले दिन अरुण घर आता है और सबसे पहले अपनी दादी के बारे में पूछता है। तो दीप्ति उससे कहती है, अरे पहले 2 मिनट सांस तो ले लो, आते ही दादी की रट लगा रहे हो। अरे तुम बताओ तो, दादी कहाँ है? अपने कमरे में है, आराम कर रही हैं। इसके बाद अरुण अपनी दादी के कमरे में जाता है और जाते ही उन्हें गले लगा लेता है। क्या बात है दादी माँ, मैं 1 महीने के लिए बाहर क्या गया, आप इतनी कमजोर हो गई और आपका चेहरा भी इतना मुरझाया हुआ सा लग रहा है, सब ठीक तो है ना? दीप्ति महिमा को आंखें दिखाती है, जिसके बाद महिमा कहती है, कुछ नहीं बेटा, वो बुढ़ापा शरीर है ना, धीरे धीरे ढलता ही जाता है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अरुण को महिमा की बातों से संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए वो मोहल्ले वालों से पूछता है और उसका शक सही निकलता है। मोहल्ले वाले उसे दीप्ति के द्वारा महिमा पर किए गए अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर अरुण को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वैशाली और दीप्ति को आवाज लगाता है और अपने पास बुलाकर कहता है, आप लोगों को शर्म नहीं आई एक बेचारी बूढ़ी औरत के साथ ऐसा करते हुए? अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे जो आपने अपने सगे रिश्तेदार के साथ किया। माँ, तुम तो दादी माँ से भली भांति परिचित हो ना, तुम तो जानती हो पापा के जाने के बाद दादी ने हमारे लिए कितना कुछ किया। अगर दादी ना होती तो शायद आज हम किसी सड़क पर होते। इसके बावजूद भी आपने एक बार भी दीप्ति को नहीं रोका, बल्कि उसका साथ दिया। और दीप्ति, तुम जानती हो ना, जब तुम्हारी और मेरी शादी के लिए कोई भी राजी नहीं था तो मेरी दादी ने ही हमारे सारे रिश्तेदारों को मनाया, उन्होंने ही हमारा साथ दिया। और तुम्हें आज मेरी दादी इतनी बुरी कैसे लगी जो तुमने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया? अब आप दोनों इस घर में नहीं रह सकती, ये घर मेरे नाम पर है, जो मैंने अब मेरी दादी के नाम पर कर दिया है, इसलिए आप दोनों अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। अरुण की ये बात सुनकर वैशाली और दीप्ति हैरान रह जाती है, जिसके बाद महिमा कहती है, नहीं बेटा, मैं जिंदगी भर अपने उसूलों पर जी हूँ। आज मैं अपनी वजह से इन 2 औरतों को घर से नहीं निकलवा सकती। ये दोनों बेचारी जाएंगे कहाँ? तो इन्हें इनकी गलती के लिए माफ कर दे, क्योंकि मैं तो इन्हें पहले ही माफ कर चुकी हूँ। महिमा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वैशाली और दीप्ति को अपने किए पर पछतावा होता है और वो महिमा से माफी मांगती हैं।